गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और बच्चों, बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों की तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और थोड़ी पैनी करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए बच्चों प्रत्येक दिन अपनी सीरीज, और सीरीज का नाम है बच्चों विराट सीरीज। विराट सीरीज के नाम से। और अपने टारगेट किए कंप्लीट दिल्ली पुलिस 2025 को। इसके अलावा कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी का कोई भी बच्चा है, उस सभी बच्चों के लिए ये जो क्लास है बच्चों रामबाण साबित होने वाली है। सबसे अच्छी बात इस क्लास की है कि इस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिलते हैं। और आप सभी को इस बात का पता है कि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, सभी बच्चे जुड़ेंगे क्लास के साथ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? यहां से एक क्वेश्चन पक्का, गांठ बांध लीजिए इस बात का कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने भैया? अब देखो 4 ऑप्शन है अपने पास में, हीरालाल, जेकी सुमन कानिया, बिजन कुमार मुखर्जी और मेहर चंद महाजन। तो कौन बनते हैं? ये बनते हैं हीरालाल, जेकी सुमन कानिया। यहां से तमाम जो है एग्जाम होते हैं बच्चों, उन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला जो है सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था बच्चों कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था, एक एक्ट था 1773 का एक एक्ट था जिसका नाम था बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्या 1773 के अंदर भारत के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के द्वारा भारत के अंदर पहली बार 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन अपना बनता है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर होती है, कब होती है, किस एक्ट के द्वारा होती है? तीनों बातें अलग अलग है। किस एक्ट के द्वारा? अपना आंसर होगा 1773 एक्ट के द्वारा। भैया कब होती है? 1774 के अंदर। कहां पर होती है? तो ये होती है बच्चों कलकत्ता के अंदर। अब बात आती है कलकत्ता के अंदर हुई थी, इस कोर्ट का नाम क्या रखा गया? इस कोर्ट का नाम रखा गया बच्चों एपेक्स कोर्ट। एपेक्स का मतलब होता है शिखर, शिखर का मतलब होता है सर्वोच्च। तो पहला क्वेश्चन तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहां पर हो जाती है। और इसके अलावा भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके कौन थे बच्चों? तो इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और प्लस इनकी कार्यकारिणी के अंदर कितने लोग थे? 3 थे। और एक 3 के आगे मैं अगर एक 3 और लगा देता हूं तो वर्तमान के अंदर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या 33 होती है। लेकिन इस समय न्यायाधीश कितने थे? इस समय न्यायाधीश की संख्या थी बच्चों 3 और एक एलिजा इम्पे थे। कौन कौन थे अगर आप पूछो कभी, तो एक का नाम था बच्चों हाइट, एक का नाम था चेम्बर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हाइट, चेम्बर्स, प्लस और कौन थे? लिमेस्टाइन थे। तो ये तो है लिमेस्टाइन। ये तो भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की बात अपन ने कर ले। अब जो है भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो बच्चों भारत के अंदर एक एक्ट था, आप सभी को पता है, संघीय न्यायालय। ये एक्ट था 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट के द्वारा भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। और ये संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर होती है? दिल्ली के अंदर होती है। इसलिए कि अब आप पूछोगे कि सर पहले कलकत्ता के अंदर क्यों था? पहले कलकत्ता के अंदर बच्चों इसलिए था क्योंकि भारत की पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। लेकिन 1912 के अंदर जो है राजधानी परिवर्तन किया गया था। राजधानी कलकत्ता से कहां पर कर दी थी? दिल्ली के अंदर राजधानी कर दी थी। अब इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनका नाम था सर मोरिच ग्वायर। सर मोरिच ग्वायर। ये बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है, इसलिए मोरिच ग्वायर। इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। सर मोरिच ग्वायर थे। और इसकी कार्यकारिणी में कितने लोग थे? इसकी कार्यकारिणी में 7 लोग थे। यानी पहले 3 लोग थे और इस कार्यकारिणी में कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे।
अब बात आती है, भी आप कहोगे सर फिर दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? सॉरी, स्वतंत्रता के बाद में भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है बच्चों जनवरी 1950 के अंदर। 26 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए कब होती है, तो ये लीजिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हीं का नाम अपन पढ़ रहे हैं, हीरालाल जे की सुमन कानिया। हीरालाल जे की सुमन कानिया। हीरालाल जे की सुमन कानिया जो है भारत के पहले क्या हो जाती है बच्चों? मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि फिर वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी नए मई के अंदर बिल्कुल भारत के वर्तमान के नए मुख्य न्यायाधीश बने, और ये कौन से बने हैं? 52 बने, जिनका नाम है बी आर गवई। बी आर गवई, बी आर गवई। अब पूछा जाए अपने से कि वर्तमान के कौन है, तो वर्तमान के कौन होंगे? बी आर गवई। और बी आर गवई कौन से नंबर के होंगे? 52वें नंबर के होंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया था? इन्होंने जो स्थान लिया, सीधी सी बात है, 51वें का स्थान लिया था। और 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 51वें मुख्य न्यायाधीश थे बच्चों 2024 के अंदर बने थे संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना जो है ये 51वें नंबर के थे, और 52वें नंबर पे कौन हो गए? संजीव खन्ना हो गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के सबसे लंबी अवधि और सबसे कम अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे कम अवधि वाले, सबसे अपन पढ़े कि सबसे पहले सबसे कम अवधि के कौन थे? सबसे कम अवधि वाले अपने से पूछा जाए बच्चों कि सबसे कम अवधि वाले कौन थे, तो इनका नाम था कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह। और ये कमल नारायण सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कितने दिनों तक रहे थे? तो ये रहे थे केवल और केवल 17 दिनों तक। 17 दिनों तक रहे थे। तो सबसे कम अवधि वाले कमल नारायण हो गए। सबसे अधिक अवधि वाले पूछ लिया जाए तो वी वाई चंद्रचूड़ थे बच्चों, सॉरी वाई वी चंद्रचूड़, माफ करना, वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़। सबसे अधिक अवधि वाले वाई वी चंद्रचूड़ थे, सबसे अधिक अवधि। ऊपर वाले सबसे कम के थे, तो ये सबसे अधिक के थे, सबसे अधिक अवधि वाले। अब आप कहोगे कि सर सबसे अधिक अवधि थे तो ये कितने महीने तक रहे थे? तो ये रहे थे बच्चों 88 माह तक रहे थे। 68 जो है 88 महीने तक ये भारत के क्या रहे थे? मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे थे। अब एक क्वेश्चन और छोटा सा बनता है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाके देना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, एक बार फिर से रिवाइज करिए आप। पूछा जाए कभी भी आपसे कि भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 एक्ट के द्वारा कलकत्ता के अंदर की गई थी। इस कोर्ट का नाम 1774 में की गई और कोर्ट का नाम रखा गया एपेक्स कोर्ट रखा गया। उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनका नाम था एलिजा इम्पे, और इनकी कार्यकारिणी के अंदर 3 लोग थे, एक का नाम हाइट, चेम्बर्स और लिमेस्टाइन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के द्वारा की जाती है। 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा की जाती है। उसके अंदर जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम था सर मोरिस बोवायर। लेकिन पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या कब की गई थी? बच्चों एमसी सीतलवाड़ के द्वारा उद्घाटन किया गया था 1950 के अंदर। हीरालाल जे की सुमन कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई है। वर्तमान इन्होंने स्थान जो लिया है वो 51वें का लिया, संजीव खन्ना का लिया। सबसे कम अवधि वाले कमल नारायण सिंह थे, 17 दिन मात्र ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। सबसे कम अवधि वाई वी चंद्रचूड़। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब तक क्या किसी महिला भी मुख्य न्यायाधीश बनी है भारत की, तो अब तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा बच्चों हाई कोर्ट की तो बिल्कुल बनी है, लीला सेठ आपको पता है। तो सबसे अधिक होगी वाई वी चंद्रचूड़ का हो जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर पूछा जाए तो इनकी कार्यकारिणी के अंदर कितने लोग हैं? इनकी कार्यकारिणी के अंदर बच्चों 33 लोग हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। अगर इंडियन हिस्ट्री में से क्वेश्चन कभी भी आपको लगे कि पूछा जाएगा तो कौन सा वो टॉपिक बनता है जहां से इंडियन हिस्ट्री हर बार क्वेश्चन पूछती है। एक तो टॉपिक बनता है देखो मौर्य काल और गुप्त काल, दूसरा अगर कोई टॉपिक बनता है तो वो बनता है दिल्ली सल्तनत, और तीसरा अगर टॉपिक बनता है तो उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है बच्चों मुगल अंपायर यानी मुगल काल। तो पूछा गया है कि इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और अकबर। तो ये श्रेय किसे दिया जाता है, ये श्रेय अकबर को दिया जाता है। अब बहुत बढ़िया से आपको खूब सारी चीजें क्या है एक साथ कवर करनी है। कैसे आपको एक साथ कवर करनी है, सबसे पहले तो कभी भी पूछ लिया जाए कि ये जो मुगल काल है, मुगल अंपायर है, इस मुगल काल का टाइम पीरियड क्या है, मुगल काल का टाइम पीरियड, या फिर मैं आपसे कहूं कि मुगल काल की अवधि क्या है। मुगल काल की अवधि है बच्चों 1526 ईस्वी से लेके, ऊपर लिखते हैं कुछ और लिखना है यहाँ पर, 1526 ईस्वी पानीपत का युद्ध हुआ, उससे 1707 के अंदर औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक इनका वास्तविक शासन क्या है, रहता है। हालांकि 1857 की क्रांति तक भी रहता है, लेकिन वास्तविक इनकी जो सत्ता थी मुगलों की वो कब तक रहती है, 1707 ईस्वी तक। यानी औरंगजेब की मृत्यु के साथ इनकी वास्तविक शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब ये जो मुगल काल है, इस मुगल काल के अंदर अपने से पहला पूछा जाए, पहला राजा कौन था भैया, पहले राजा का नाम था बाबर, बाबर के देखो बेटे का नाम था हुमायूं, हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर, अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां। साथ साथ आप नोट करोगे ताकि आप बहुत सारी चीजें याद कर पाओ। शाहजहां, और शाहजहां के बेटे का नाम क्या था बच्चों, औरंगजेब था। ये लीजिए आपके सामने मुगल अंपायर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मुगल अंपायर कंप्लीट हो गया, यानी यहां पर 1526 से ये शुरू होती है कहानी, और ये कहां तक चलती है, ये चलती है 1707 तक ये कहानी चलती है। अब अपने से पूछा क्या गया, अपने से पूछा गया है कि इबादत खाने की स्थापना किसके द्वारा की गई, इबादत खाने की स्थापना की गई है अकबर के द्वारा। अब अकबर के बारे में कई बार एसएससी इतना सा क्वेश्चन पूछती है, अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था, 1555-56 से लेके अकबर का कार्यकाल रहता है बच्चों 1605 ईस्वी तक। 1605 के अंदर अकबर की पेचिस के कारण क्या हो जाती है, डायरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। सबसे अच्छा, अगर मुगल काल का सबसे अच्छा राजा भी पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा राजा मुगल काल का कौन सा था, सबसे अच्छा राजा भी कौन था, अकबर था। क्यों सबसे अच्छा राजा कहलाता है, इसलिए कि हिंदुओं के प्रति इनकी जो नीति थी वो प्रिय नीति थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदुओं के प्रति अच्छा राजा इसे माना जाता है। अब देखो कुछ और बात, कई बार एसएससी पूछती है कि दास प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा की गई, दास प्रथा की समाप्ति पहली बात तो किसके द्वारा की गई, अकबर के द्वारा की गई, और कब की गई, 1562 के अंदर। 1562 में तो अकबर दास प्रथा की समाप्ति करता है, और 1563 के अंदर अकबर जो है तीर्थकर की समाप्ति करता है, तीर्थकर की समाप्ति। 63 से क्या कर देता है, अकबर तीर्थकर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इसके अलावा 64 के अंदर अकबर जजिया कर समाप्त करता है, जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर की समाप्ति कब करता है अकबर, ये करता है 1564 के अंदर अकबर इसकी स्थापना। इसके अलावा इबादत खाने की स्थापना कब करता है, 1575 के अंदर इबादत खाने की स्थापना। 1575 के अंदर जो है अकबर इबादत खाने की क्या करता है बच्चों, स्थापना करता है। मजहर या मगहर की घोषणा 1579 के अंदर, मजहर या मगहर की घोषणा ये कब करता है, ये 1579 के अंदर जो है स्थापना करता है। दीन ए इलाही की स्थापना कई बार एसएससी के अंदर पूछी गई, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 के अंदर, दीन ए इलाही की स्थापना करता है अकबर 1582 के अंदर, दीन ए इलाही की क्या कर देता है, धर्म की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। अब देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चन बने। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में अकबर के द्वारा की गई थी, तीर्थकर अकबर ने 1563 में समाप्त कर दिया। जजिया कर कई बार पूछ रहा था, खिराज, खुम, जजिया, जकात ये क्या थे, ये जो है गैर मुसलमानों पे लगने वाले या फिर हिंदुओं पर लगने वाले क्या थे बच्चों, कर थे। इबादत खाने की स्थापना
75 के अंदर मजहर या मगहर की घोषणा और इसके अलावा दीन ए इलाही की स्थापना कब करता है? 1582 के अंदर करता है। आगरा का किला कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया? आगरा का किला। खूब सारी जानकारियां, जो क्वेश्चन है वो अपन क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। इसके अलावा लाहौर का किला किसके द्वारा बनवाया गया? लाहौर का किला। लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा बनाया गया। इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा बनाया गया। इलाहाबाद का किला। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा। दीवाने आम और दीवाने खास, ये भी किसके द्वारा करवाए गए थे? ये भी अकबर के द्वारा करवाए गए थे। तो आगरा का किला पूछा जाता है, लाहौर का किला पूछा जाता है, इलाहाबाद का किला और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था बच्चों? अकबर के द्वारा करवाया गया था। अब देखो थोड़ी सी आप एक और बात पढ़ो। 15 अक्टूबर 1582 को अकबर का जन्म होता है। तो कई बार एसएससी पूछती है 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ट्रिक के साथ याद रखोगे, हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1582 को अमरकोट राजा वीर साल के महलों में अकबर का जन्म हुआ। तो 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। बच्चों हाथ धोकर तो पता है खाना खाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये लीजिए, खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाना जब रोम रोम में जाता है, देखिए खाना जब कहाँ जाता है? रोम रोम में जाता है। तो खाना रोम रोम में जाता है तो खाद्य विभाग से संबंधित सारे हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? रोम के अंदर है। और खाना जब रोम रोम में जाता है तो इटली का एक भी टाबर भूखा नहीं मरता। इटली का टाबर भूखा नहीं मरता। टाबर से इटली जो है टाइपर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हो गया बच्चों? टाइपर नदी के किनारे हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इबादत खाने की स्थापना से अपन ने शुरू की थी। लगभग मेरे हिसाब से एसएससी और दिल्ली पुलिस जहां जहां से क्वेश्चन पूछती है, दास प्रथा, तीर्थकर, जजिया कर, इबादत, मदहर, जीन इलाही, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाजा, इन सब का निर्माण जो एसएससी कई बार पूछती है। तो कई बार पूछती है तो अपना आंसर भी क्या होना चाहिए बच्चों? बिल्कुल सही होना चाहिए। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हिस्ट्री से संबंधित है ये भी क्वेश्चन, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था। गोप्ती का अर्थ क्या होता है भैया? पूछा इन्होंने कि वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था। गोप्ती का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। तो गोप्ती का जो अर्थ था वो क्या था? मवेशियों का स्वामी। मवेशियों का स्वामी। कई इस प्रकार के जो है वैदिक काल से संबंधित पूछ जाते हैं। सबसे पहले तो वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक पीरियड जो था वो कब से कब तक था? वैदिक सभ्यता, इसका अपने को कार्यकाल या अवधि कब से कब तक मिलती है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व अपने को मिलती है। और वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ मैंने पहले भी बताया था। वेद का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का जो अर्थ है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। अब इन्होंने कहा कि गोप्ती का क्या अर्थ होता है? गोप्ती का अर्थ देखिए है कौन सा? मवेशियों का स्वामी। कई बार पूछा जाता है वैदिक काल के अंदर ग्रामणी क्या कहलाता है? वैदिक काल के अंदर ग्रामणी क्या कहलाता है? ये कहलाता है गांव का मुखिया। गांव का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है? ग्रामणी कहलाता है। ये तो आपको वैसे भी याद रह सकता है। कैसे? ग्राम और ग्राम का क्या हो गया? मुखिया हो गया। फिर अपने से पूछा जाता है कि विदूषक महिषी किसे कहा जाता है, या फिर महिषी किसे कहा जाता है? महिषी कहा जाता है मुख्य रानी को। मुख्य रानी को कहा जाता है। मुख्य रानी को कहा जाता है। पुरोहित किसे कहा जाता था? पुजारी को कहा जाता था। आज भी पुजारी को कहा जाता है पुरोहित। और पुरोहित किसे कहा जाता है? पुजारी को। आज भी पुरोहित किसे कहा जाता है बच्चों? पुजारी को कहा जाता है। सेनानी किसे कहा जाता है? सेना का जो कमांडर होता था। सेनानी किसे कहा जाता है? जो सेना का कमांडर होता था, जो सेना की कमान संभालता था। सेना का कमांडर, ये लीजिए। तो ये गोप्ती जो है मवेशियों का, इसे क्या कहा जाता है? मवेशियों का इसे स्वामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक जो क्वेश्चन है उसके ऊपर 5 स्टार लगा लीजिए। 5 स्टार का मतलब ये हो गया कि एग्जाम्स के अंदर निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस का कोई भी पेपर जो होगा, चाहे वो कोई भी पारी के अंदर आए, ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। कौन सा?
लता मंगेशकर से संबंधित क्वेश्चन है। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर। तो इनका जन्म किस शहर के अंदर होता है बच्चों? इंदौर के अंदर जो है लता मंगेशकर का जन्म होता है। सबसे पहले तो आप देखो कुछ बातें, लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला, स्वर कोकिला। अब कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। वॉइस ऑफ द मिलीनियम्स, वॉइस ऑफ द मिलीनियस, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, ये भी किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है बच्चों लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर का पहला गीत अगर पूछा जाए तो कौन सा था? आएगा आने वाला। पहला गीत, पहला गीत था आएगा आने वाला, आएगा आने वाला। ये तो साधारण बातें होगी। किसके बारे में? लता मंगेशकर के बारे में कभी पूछा जाए कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। वॉइस ऑफ द मिलेनियम किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर का पहला गाना कौन सा था? आएगा आने वाला जो है ये इनका पहला गाना था। इसके अलावा लता मंगेशकर को पूछा जाए कि बच्चों पुरस्कार कौन कौन से मिलते हैं, तो पहले तो है पद्म विभूषण पुरस्कार। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है 1969 के अंदर। 1969 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है। फिर देखिए इन्हें मिलता है पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार ये इन्हें मिलता है 1999 के अंदर। फिर देखिए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ बच्चों भारत रत्न। भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया? 2001 के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया। फिर देखिए सिनेमा जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये इन्हें मिलता है 1989 के अंदर। 1989 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। कभी भी पूछा जाए कि देखिए स्वर कोकिला किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को। तो स्वर कोकिला की बात आए तब अपना आंसर क्या होगा? लता मंगेशकर होगा। पहली बात तो ये। लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये लता मंगेशकर को नहीं कहा जाता भैया। भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बच्चों के लिए बड़ा जो है कंफ्यूजन करता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली पार्श्व गायिका कौन थी? लता मंगेशकर पार्श्व गायिका थी, तो भारत रत्न पाने वाली पहली पार्श्व गायिका कौन थी? और वहीं पर 3 नंबर ऑप्शन कौन सा मिल जाता है? लता मंगेशकर का। लगभग जो है 80% बच्चे क्या करते हैं? सही करते हैं, बाद में दावा भी करते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ये तो सही हो गया। लेकिन जैसे ही आंसर की जारी होती है तब बच्चों को पता चलता है कि अरे ये तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया। तो देखो भारत रत्न पाने वाली पहली अगर गायिका पूछ लिया जाए तो MS सुब्बालक्ष्मी है भैया। MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न मिलता है लक्ष्मी 1998 के अंदर मिलता है। तो अब बता दीजिए आप, पहली ये लता मंगेशकर हो गई या MS सुब्बालक्ष्मी हो गई? पहली MS सुब्बालक्ष्मी होगी। क्यों? क्योंकि इन्हें 1998 में मिलता है, जबकि लता मंगेशकर को तो 2001 के अंदर क्या है बच्चों? भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न हो गया। 2 नंबर पे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण हो गया। 3 नंबर पे सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण हो गया और 4 नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री हो गया। तो लगभग इन्हें तीनों पुरस्कार से क्या किया गया बच्चों? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सारे के सारे अपनी जो भी सीरीज रहती है सारे के सारे जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक होगा? 2 ही ऑप्शन लिए मैंने कहा बहुत सारी बातें अपन पढ़ेंगे तो ऑप्शन अपन 2 ही लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बताइए आंसर क्या होगा? जो बच्चे रूटीन के अंदर ऑफलाइन क्लास लगाते हैं उन्होंने तो बिल्कुल एकदम से सही कह दिया होगा सर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक होगा? तो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा भैया। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है, सबसे पहली बात तो ये भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है भारत के संविधान के भाग नंबर 5 में, और भाग नंबर 5 में आर्टिकल कई बार पूछा जाता है कहां से कहां तक, तो आर्टिकल हो गए भैया 52 से लेके 62 तक।
ये आर्टिकल मिलते हैं अपने को भारत के राष्ट्रपति के बारे में मिलते हैं। अब देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस किस की नियुक्ति करता है। सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा आर्टिकल नंबर 75 के तहत, और किसकी सिफारिश पर करेगा, या मैं आपसे कहूं कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा, तो ये बनाएगा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के बाद जितने भी मंत्री हो गए तो ये मंत्रियों की भी क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ये लीजिए। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रपति है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। कभी ये एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं ये राज्यपालों यानी जो गवर्नर है ये राज्यपालों के भी क्या करता है भैया, नियुक्ति करता है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, प्रशासक की नियुक्ति करता है, उपराज्यपाल की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो भारत का सीएजी होगा, कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल, आर्टिकल नंबर 148 के तहत नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी, ये तो अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा करता है, आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा करता है। इसके अलावा देखिए किन की नियुक्ति करता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के आगंतुक जो होते हैं इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो एम्बेसडर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, राजदूत। राजदूतों की भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसके अलावा देखिए विदेशों के अंदर बसे भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो चेयरमैन है अभी प्रीति सूदन है, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत के राष्ट्रपति को खुद जो है वो कौन चुनता है भैया, तो ये कई बार एग्जामिनर के अंदर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति या भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस आर्टिकल के अंदर, निर्वाचन का जो प्रावधान है किस आर्टिकल के अंदर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक अपने को ये सारी बातें मिलती है। 52 के अंदर भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 के अंदर भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का जो राष्ट्रपति है बच्चों, आर्टिकल नंबर 53, 54, 55, 56 ये सभी जो है 52 से लेके 62 तक क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो 76 के अंदर महान्यायवादी की नियुक्ति, 148 के अंदर सीएजी की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, ये सभी की नियुक्ति कौन कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखो अगला क्वेश्चन है 1979 यानी 1979 में मोरारजी देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। मोरारजी भाई देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था, कौन ये स्टूडेंट बताएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ देर अपन डिस्कस करेंगे। चंद्रशेखर, देवीलाल, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। तो किसे बना दिया गया था, मोरारजी भाई देसाई के बाद प्रधानमंत्री बना दिया गया था बच्चों, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। अब देखो कुछ बातें, भारत के प्रधानमंत्री जो है, इस प्रधानमंत्री की अपने को व्यवस्था मिलती है किस आर्टिकल में। भारत का प्रधानमंत्री सबसे पहले मिलता है भाग नंबर 5 में। भाग नंबर 5 में भारत के प्रधानमंत्री की व्यवस्था मिलती है। आर्टिकल केवल और केवल एक ही है बच्चों। अगर वैसे मैं आपसे आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 74 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो बात है इसमें केवल और केवल एक आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल नंबर 75 1 से लेके 75 या 6 माफ करना 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो ये अपने को मिलते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, बिल्कुल पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बताइए भैया। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इन्हीं की बेटी कौन थी, इंदिरा थी, इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे मोरारजी भाई देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राजीव गांधी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए कि वो सिख प्रधानमंत्री कौन थे,
तो सिख प्रधानमंत्री कौन थे भैया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि विदेशी धरती पर मरने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विदेशी धरती पर मरने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी कौन थे? मोरारजी भाई देसाई थे। मोरारजी भाई देसाई जो है कौन से थे? सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार एक मत की वजह से गिरी थी? तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। जब अपन प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी चीजों को आप और हम क्या करेंगे बच्चों? कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोरारजी भाई देसाई यानी 1977 से लेके बच्चों 1979 तक जो देश के प्रधानमंत्री रहे थे मोरारजी भाई देसाई रहे थे। 44वां संविधान संशोधन की वजह से ये बड़ी चर्चा के अंदर रहे थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जहां संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 5 वर्ष कर दिया गया था। पुनर्विचार पर इन्होंने क्या कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को भेजेगी जो पुनर्विचार होगा, एक बार पुनर्विचार की शक्ति भी राष्ट्रपति को क्या कर दी गई थी? इनके द्वारा लौटा दी गई थी। इसके अलावा इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति जो था आर्टिकल नंबर 352 में वो भी इन्हीं के द्वारा हटा दिया गया था। एक बार देखो वापस इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर पहले प्रधानमंत्री पूछा जाए पंडित नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1966 से 1977 तक रही थी और बाद में 80 से 84 तक रही थी। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी भाई देसाई थे। 1977 से 79 तक रहे थे। इसके अलावा सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। 31 अक्टूबर 1984 को ये प्रधानमंत्री बने थे और 89 तक ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री थे। पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु होती है। विदेशी धरती पर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 10 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु ताशकंद के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त थे। यानी इन्हें निशाने पाकिस्तान भी मिलता है बच्चों और इन्हें भारत रत्न भी क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। 1989 के अंदर इन्हें निशाने पाकिस्तान मिला और 1990 में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला। एक मत की वजह से सरकार किसकी गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। सबसे कम अवधि वाले प्रधानमंत्री भी कौन थे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी थे। जबकि सबसे कम अवधि वाले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मैंने आपको कौन लिखाए थे? कमल नारायण लिखाए थे और ये अटल बिहारी वाजपेयी थे बच्चों। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो बच्चों आज का जो सेशन था अपना ये सेशन यहीं तक था। यहीं तक मतलब लगभग 30 मिनट का अपना सेशन था और 33 से 35 मिनट की अपनी क्लास होगी। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास कैसे लगी। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए खूब सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो आपको तो केवल और केवल क्लास को लाइक करना है, छोटा सा कमेंट करना है कि बिल्कुल सर बढ़िया क्लास थे, कुछ और इंप्रूवमेंट आपको लगे तो आप बिल्कुल बता सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है जितनी जानकारियां हमारे पास होती है उससे बेहतर हम आपके लिए क्या लेके आते हैं बच्चों? जानकारियां लेके आते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।